ये कहानी है पुश्तैनी हवेली में छुपा था दादा ससुर का करोड़ों का खजाना। कविता दुल्हन के अवतार में अपने अमीर बड़े से ससुराल में सबके सामने बैठी थी। सामने उसके सास ससुर मदन, मीनाक्षी, पति अभय, जेठ जेठानी अनुज, इशिता, दो ननद रिया, कोमल और बूढ़ी दादी सास कावेरी थी। कविता के ससुराल वाले काफी अमीर है। पड़ गई आप लोगों के कलेजे में ठंडक। ले आए इस गरीब को इस घर की बहू बनाकर। अगर मेरी सहेली इस घर में बहू बनकर आ जाती तो क्या बिगड़ जाता आप सबका। इतना कहकर इशिता अपने कमरे में चली जाती है। अच्छा हुआ जो हमने इशिता बहू की सहेली को इस घर की बहू नहीं बनाया। इशिता बहू क्या कम है? अगर उसकी सहेली भी यहाँ आ जाती तो दोनों मिलकर हमारे जीवन को नर्क बना देती। अनुज भाई, आप इशिता भाभी को कुछ कहते क्यों नहीं हो? वो इस घर की बहू है, उन्हें घर संसार में ध्यान देना चाहिए। अरे इसे क्या बोल रही है तू रिया? ये तो जोरू का गुलाम है, हमेशा ये अपनी पत्नी के पल्लू से चिपका रहता है। इसमें कहाँ हिम्मत है जो अपनी पत्नी को कुछ कहे। ये सुनकर अनुज भी अपने कमरे में चला जाता है। जब से इशिता इस घर में बहू बनकर आई है, हमारा जीना ही दुश्वार हो चुका है। अपनी जेठानी के बारे में अपने ससुराल वालों के मुंह से ऐसे कड़वे बोल सुनकर दुल्हन के रूप में बैठी कविता दंग रह जाती है। यहाँ तो सब जेठानी जी से कितने नाराज हैं। थोड़े समय बाद कविता अभय के साथ अपने कमरे में आती है। कविता का ये ससुराल काफी बड़ा है। अभय जी, सब जेठानी जी से इतने नाराज क्यों हैं? नाराज क्यों ना होंगे कविता? जब से इशिता भाभी इस घर में आई हैं, उन्होंने हम सबका जीना मुश्किल कर रखा है। वो ना घर के कोई काम करती हैं, ना माँ बाबा की कोई बात मानती हैं। बस सारा दिन कमरे में बैठकर टीवी देखती हैं और मॉडर्न कपड़े पहनकर मेकअप करके इधर उधर घूमती रहती हैं। तो जेठ जी उन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? भाभी को बोलने के लिए भाई को मुंह तो चाहिए। भाभी ने अपने पिता की कंपनी में भाई को मैनेजर की नौकरी से लगाया है और ये घर भी भाभी के पैसों का खरीदा हुआ है, इसीलिए भाई उन्हें कुछ नहीं कहते। वो जो भी हो, पर जेठानी जी को अपने सास ससुर और पति का एहतराम करना चाहिए। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अगले दिन सवेरे कविता सबसे पहले उठकर घर की साफ सफाई करती है, फिर पूजा करके चाय नाश्ते की व्यवस्था करती है। कविता पास के गांव में रहने वाले एक गरीब परिवार की बेटी है। थोड़े समय बाद सब बाहर आकर चाय नाश्ता करते हैं। जेठ जी, जेठानी जी कहाँ हैं? पड़ी होगी वो कमरे में मनुष्यों की तरह सोते हुए। उठेगी अब रोज की तरह 10 बजे। तभी घर में 2 नौकर आते हैं और घर के काम करने लगते हैं। माँ जी, इस घर में नौकर भी हैं क्या? जी भाभी, इन नौकरों को इशिता भाभी ने ही रखा है। थोड़े समय बाद अनुज अपने ऑफिस चला जाता है और अभय अपने कारखाने। अभय कारखाने में छोटी मोटी मजदूरी करता है। अभय पढ़ा लिखा नहीं था। थोड़े समय बाद इशिता मॉडर्न शॉर्ट कपड़े पहनकर बाहर आती है। सुनो ओए नौकरों। जी मालकिन। चलो तुम दोनों जाओ यहाँ से और कल से काम पर मत आना। अब इस घर में काम करने के लिए नौकरानी आ चुकी है। दोनों नौकर वहाँ से चले जाते हैं। नौकरानी आ चुकी है मतलब? ये कविता है ना नौकरानी, अब से ये घर के सारे काम करेगी। कविता जा मेरे लिए कॉफी बना कर ले आ। इस घर की बहू तुम भी हो इशिता बहू, पर तुम्हें तो अपनी जिम्मेदारी कभी समझ नहीं आती। मैं तो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रही हूँ माँ जी। मैंने तो आपके लिए वो किया है जो दुनिया की कोई भी बहू अपने ससुराल वालों के लिए नहीं कर सकती। मैंने अपने पति को नौकरी में लगाया। ये बड़ा सा घर अपने पैसों से आपको खरीद कर दिया। हम मानते हैं भाभी कि ये सब आप ही की मेहरबानी है, पर आप इस घर की बहू हो और घर के काम करना आपका कर्तव्य है। तभी कविता इशिता को कॉफी ला कर देती है। वाह गमार, गरीब कहीं की, तू तो बड़ी फास्ट है काम में। अब इशिता जैसे ही कॉफी का एक घूंट लेती है तो वो कप के अंदर की सारी गर्म कॉफी कविता के चेहरे पर फेंक देती है। कविता बहू, भाभी, 2 कौड़ी की गरीब, इतनी बेस्वाद कड़वी कॉफी बनाई है तूने। तेरी माँ ने तुझे कॉफी बनाना भी नहीं सिखाया क्या? मेरा चेहरा। बड़ी बहू, ये क्या हरकत है? तूने कविता बहू के चेहरे पर कॉफी क्यों फेंकी? रिया कोमल कविता का चेहरा साफ करती है। भाभी, ज्यादा जलन तो नहीं हो रही है ना? इशिता भाभी, आपने कविता भाभी के चेहरे पर गर्म कॉफी क्यों फेंकी? देखिए पूरा चेहरा जल गया है इनका। अच्छा, अपनी छोटी भाभी की बड़ी हमदर्दी छूट रही है तुझे?
मेरी तो कभी हमदर्दी नहीं तूने की। बस अब बहुत हो गया। अब तो जैसी पागल लड़की को हम 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहने देंगे। चल निकल यहाँ से, वरना लकड़ी से मार मार कर तेरी टांगे तोड़ दूंगी। दादी सा, जितनी जिंदगी बची है ना आपकी, उसे शांति से बिता लीजिए, वरना इस उम्र में सड़कों पर कहाँ भटकती रहेंगी आप। और ये मत भूलिए कि ये घर आपका नहीं, मेरा है। तो अगर इस घर में से कोई जाएगा तो वो मैं नहीं, आप सब जाएंगे। आने दे अनुज को, आज इस बात का फैसला होकर ही रहेगा। इशिता बाहर चली जाती है। इशिता एक अमीर पिता की बेटी है। उसे अपने पिता के पैसों पर बड़ा ही घमंड है। रिया, कोमल, कविता बहू को कमरे में ले जाओ और उसके चेहरे पर मलहम लगा दो। माँ, आप तो जानती हो ना, अगर वो इशिता इस घर से चली गई तो वो हमसे घर, अनुज की नौकरी, सब कुछ छीन लेगी और फिर हम सब रास्ते पर आ जाएंगे। रास्ते पर क्यों आएंगे? हम सब गांव में अपनी उस हवेली में रहने चले जाएंगे। इस घर और नौकरी के लिए तुम सब उस बदतमीज लड़की की इतनी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहे हो। अरे डूब मरो तुम सब चुल्लू भर पानी में। जो कल की आई लड़की तुम सबको अपनी उंगलियों के इशारों पर नचा रही है। कावेरी अपने कमरे में चली जाती है। अगर मुझ पर वो कर्ज ना हुआ होता तो ना हमारा घर बिकता और ना ये नौबत आती। मदन और उसके परिवार वाले मिडिल क्लास लोग हैं। इशिता बड़ी बदतमीज थी। वो हमेशा अपने ससुराल वालों को अपने पिता की अमीरी का घमंड दिखाती थी। इशिता और अनुज की लव मैरिज हुई थी। शादी के बाद उसने अपने पति को अपने पिता की कंपनी में नौकरी भी दिलाई थी और अपने ससुराल वालों को ये घर भी खरीद कर दिया था। रात का समय इशिता अनुज अपने कमरे में थे। अनुज जी, अब या तो इस घर में आपके परिवार वाले रहेंगे या हम दोनों। क्या हुआ इशिता, अब क्या किया सबने? तभी इशिता अनुज को सारी बातें बताती है। मैंने आप सबके लिए इतना कुछ किया और आज उस 2 कौड़ी की गरीब कविता की वजह से दादी साहब मुझे इस घर से निकालने की बात कर रही है। यार, ये लोग भी पता नहीं कब सुधरेंगे। जाने दो ना इशिता, तुम तो जानती हो ना दादी माँ कैसी हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे ही घर में रहकर उन्होंने आज मेरा इतना अपमान किया। अब या तो वो इस घर में रहेंगे या मैं। और अगर मैं अपने मायके चली गई ना तो आपकी नौकरी तो छीनूंगी ही, पर साथ में अपना ये घर भी आपसे छीनकर आप सबको रास्ते पर ले आऊंगी, समझे आप? इशिता इतना कहकर बेड पर जाकर लेट जाती है। अनुज इशिता से बहुत डरता था। अगले दिन सवेरे सब घर के लिविंग रूम में बैठे थे। तभी अनुज और इशिता अपने कमरे से बाहर आते हैं। माँ, आप लोग क्यों हमेशा इशिता के पीछे पड़े रहते हैं? अरे जरा सी कॉफी तो फेंक दी थी ना उसने कविता के चेहरे पर। इतनी सी बात पर क्या इतना तमाशा बनाना? अच्छा, तुझे ये इतनी सी बात लग रही है? कल को तेरी ये पत्नी हम में से किसी को जला देगी, हमें मार देगी, तब भी तेरे लिए इतनी सी ही बात रहेगी क्या? अरे बेहुदे जोरू के गुलाम, तुझ में मर्दानगी नाम की कोई चीज है कि नहीं? तू अपनी इस पत्नी के सामने अपने ही परिवार वालों को बातें सुना रहा है। दादी माँ बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हैं? अरे कैसे बेटे हो आप भाई? भाभी आपके सामने हर बार माँ बाबा को हम सबका इतना अपमान करती हैं और आप बेशर्मों की तरह चुपचाप खड़े रहकर तमाशा देखते हो। अरे पहले से 2 कान के नीचे लगाते ना भाभी के, तो ये सारी बदतमीजी कभी नहीं करती है। अनुज जी, मैं जा रही हूँ अपने मायके। रुक जाओ इशिता, अब बहुत हो गया। तुम सब ऐसे नहीं मानोगे। जब सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाओगे ना, तब जाकर तुम सबको इस शान और शौकत का एहसास होगा। निकल जाओ इस घर से बाहर। हमारे इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनकर मदन, मीनाक्षी और सबकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तू हमें इस घर से जाने के लिए कह रहा है? ठीक है भाई, हम सब यहाँ से चले जाते हैं, पर एक बात हमेशा याद रखना भाई, माता पिता और परिवार से बढ़कर कोई अपना नहीं होता। तभी अभय और सब घर से चले जाते हैं। जेब में अठन्नी नहीं और अगर देखो इनकी कैसी है। हाँ, बेकारी कहेंगे। पैसा और शोहरत यकीनन बहुत बुरी चीज होती है। पैसा अपनों को अपने से दूर कर देता है। इधर अभय और सब सड़क किनारे उदास खड़े थे। अगर पता होता कि अनुज इतना बुरा निकलेगा तो मैं बचपन में ही उसे जान से मार देती। बचपन से लेकर जवानी तक हमने क्या कुछ नहीं किया था अनुज के लिए, और आज उसी बेटे ने पत्नी की बातों में आकर हमें घर से बेदखल कर दिया। माँ बाबा आप दुखी मत होइए, मैं हूं ना आपके साथ।
ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं कॉफी बनाती गलत और ना ये सब इतना होता। नहीं भाभी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। इशिता भाभी ऐसी ही है, उन्हें ना बड़ों का लिहाज है ना बात करने की तमीज है। अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा, गांव में हमारी पुश्तैनी हवेली है ना, हम सब वहीं जाकर रहते हैं। तुम्हारा बचपन जवानी सब उसी पुश्तैनी हवेली में ही तो बीता है। चलो हम सब वहीं चलते हैं। तभी सब पास के गांव में अपनी पुरानी पुश्तैनी हवेली में आते हैं, जो काफी पुरानी और कमजोर हो चुकी थी। उस हवेली में चारों ओर जाले धूल मिट्टी सब थे। यहाँ तो कितनी धूल मिट्टी है। चलिए हम सब मिलकर हवेली की सफाई करते हैं। तभी सब उस हवेली की सफाई करने में जुट जाते हैं। 2 दिन बाद सब हवेली के अच्छे से सफाई कर देते हैं और कविता वहाँ एक जगह मिट्टी का चूल्हा बना देती है। सवेरे का समय। माँ बाबा, मैं गांव में कोई काम देख कर आता हूँ। जी, घर में एक भी बर्तन नहीं है और ना ही राशन है, अब खाना कैसे बनाएं? तभी कावेरी अपने गले की सोने की बारीक चेन निकालकर मीनाक्षी को देती है। बाहू, इस सोने की चेन को बेचकर बर्तन और राशन ले आ। तभी मीनाक्षी भी अपने सोने की जेवर निकालती है और उन सबको बेचकर घर में जरूरत के हिसाब के बर्तन और राशन लेकर आती है और सबके लिए नए कपड़े भी लेकर आती है। अब इधर अभय को एक ईंट बनाने वाली भट्टी पर मजदूरी का काम मिल जाता है, जहां शाम तक कड़ी मेहनत मजदूरी करने के बाद अभय को केवल 100 रुपए ही दिहाड़ी मिलती है। इतनी मेहनत करने के बाद केवल 100 रुपए ही मिल पाए मुझे। रात का समय। सब अपनी उस पुरानी हवेली में बैठे दाल रोटी खा रहे थे। ये खाना तो खाया भी नहीं जा रहा। खा ले बिटिया, अब हमें ऐसा ही रोज खाना खाना ही है। सबको अच्छा और बेहतरीन खाना खाने की आदत थी। अनुज ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अनुज, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। आज तूने हमें दाने दाने के लिए तरसा दिया है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। अभय और उसके परिवार वाले अभय की कम कमाई में बड़ी परेशानी से पेट काट कर अपना जीवन बिता रहे थे। अब कावेरी को एक बीमारी थी और उसे रोज दवाई देना जरूरी था, पर बीते कुछ दिनों से दवाई ना लेने से तभी उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। एक शाम जब कावेरी के पास वो बैठे थे। दवाई ना लेने से माँ की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। अभय बेटा, तू कैसे भी करके माँ की दवाई ले आ बेटा। दादी माँ की दवाई तो बहुत कीमती आती है और मेरी कमाई केवल 100 रुपए रोज है और वो पैसे भी हमारी जरूरत में ही खर्च होते जा रहे हैं। जी, मैं आपके साथ भट्टी पर काम करने चलती हूँ। दोनों मिलकर कमाएंगे तो हम दादी जी की दवाई ला सकेंगे। मैं भी आपके साथ चलूंगी भाभी। हम तीनों मिलकर कमाएंगे तो हम अपनी जरूरतें आराम से पूरी कर पाएंगे। फिर क्या था, अगले दिन से कविता कोमल दोनों अभय के साथ भट्टी पर आकर काम करने लगती हैं। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक शाम अचानक मदन के सीने में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी सब उसे गांव के सरकारी हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। थोड़े समय बाद डॉक्टर वहां पर बाहर आते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे बाबा ठीक तो है ना? अबे तुम्हारे पिताजी के सीने में खतरनाक किस्म का इन्फेक्शन हो चुका है, जिसे हमारी भाषा में चेस्ट कैंसर कहते हैं। क्या? ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और वो इन्फेक्शन काफी हद तक बढ़ चुका है। हमें तुरंत तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन करना होगा, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। नहीं, मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता। अबे अगर अगले 8 दिन में तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन नहीं किया गया तो इन्फेक्शन उनकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा और फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुम जल्द से जल्द 2 लाख रुपयों की व्यवस्था करो और जैसे पैसों की व्यवस्था हो जाए हम तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन शुरू कर देंगे। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। अब हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? भगवान जी, मेरे बाबा को ठीक कर दीजिए। थोड़े समय बाद सब घर आते हैं। अब एक ही रास्ता है माँ, मैं अनुज भाई के पास जाता हूँ और उन्हें सारी बात बताता हूँ। इस दुख के समय में वो हमारी सहायता जरूर करेंगे। तभी अभय अनुज इशिता के पास आता है और उन्हें सारी बातें बताता है। अनुज भाई, अगर बाबा का इलाज नहीं हुआ तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। बाबा को बचा लीजिए अनुज भाई। क्या? देवर जी, आप लोगों से अब हमारा कोई वास्ता नहीं, तो ससुर जी का इलाज अब आप ही करवाइए। जाइए यहाँ से, हमें आपकी कोई सहायता नहीं करनी है। भाई, बाबा की हालत बहुत खराब है। वो हमारे पिता हैं भाई। बचपन से उंगली पकड़कर उन्होंने हमें दुनिया दिखाई है और आज वही बाबा जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ये सुनकर अनुज की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
मैं आपके पैर पकड़ता हूँ भाई, बाबा को बचा लीजिए भाई। एक बार कहा ना मैंने कि हमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं करनी है, चलिए जाएं यहाँ से। इशिता अभय को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देती है। बाबा की तबीयत खराब है, अब क्या करूं? तभी इशिता अनुज के पास आती है। खबरदार जो उन्हें एक पैसा भी देने की कोशिश की तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पत्नी के आगे अनुज भी कमजोर हो चुका था। इधर अभय घर आता है और सबको सारी बातें बताता है। मुझे पता था कि इशिता और अनुज हमारी कभी मदद नहीं करेंगे। बेटा अब तो एक ही रास्ता बचा है, हम अपनी ये हवेली बेच देते हैं। माँ ये हवेली तो कितनी पुरानी है, कौन इसे खरीदेगा? बेटा चाहे जो भी हो, मेरे बच्चे मदन को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं भी अपनी जान दे दूंगी। अगले दिन कविता हवेली के पास अपने ससुर की पुराने कमरे में आती है तो उसे अलमारी के एक ड्रॉर में एक पुरानी किताब मिलती है। ये तो काफी पुरानी किताब लगती है। तभी कविता उस किताब को खोलती है और उसमें उसके दादा ससुर का नाम लिखा था। तो ये मेरे दादा ससुर की किताब है, क्या लिखा है इसमें? कविता उस किताब को खोलकर उसमें लिखी बात पढ़ती है। मैं धनराज, मैं अपने जीवन की जमा पूंजी, अपना करोड़ों का खजाना इस हवेली में छुपा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी आने वाली पीढ़ी के जीवन में एक दिन ऐसा बुरा समय जरूर आएगा कि उनके पास ना पैसा होगा न खाने को खाना। इसलिए मैं अपनी उस पीढ़ी के लिए अपनी इस हवेली में अपना करोड़ों का खजाना छुपा रहा हूँ। मेरी पीढ़ी में से जिसे भी ये किताब मिले वो इस हवेली में उस करोड़ों के खजाने को ढूंढे और अपना जीवन सफल बनाए। ये पढ़कर कविता के होश उड़ जाते हैं। करोड़ों का खजाना? दादा ससुर ने इस हवेली में करोड़ों का खजाना छुपाया है। तभी कविता उस किताब को लेकर अभय के पास आती है और उसे उस किताब में लिखी खजाने की बात बताती है। तभी सब कावेरी को उस किताब में लिखी बात बताते हैं। दादी माँ आपको तो पता होगा ना कि दादाजी ने खजाना कहाँ छुपाया है। दादी माँ बताइए ना जल्दी, उस खजाने से हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, हम बाबा का इलाज भी कर पाएंगे। बेटा मुझे इस खजाने के बारे में कुछ नहीं पता, तेरे दादा ने कभी मुझे खजाने के बारे में नहीं बताया था। माँ जी याद करने की कोशिश कीजिए, शायद ससुर जी ने आपको कभी बताया हो खजाने के बारे में। नहीं बहू, तेरे ससुर जी हमेशा एक ही बात कहते थे कि उन्होंने लालटेन के पास में कीमती चीज रखी है और वो लालटेन इसी हवेली में है। इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। लालटेन? जरूर खजाना लालटेन के पास ही होगा। तभी सब हवेली के अंदर लालटेन तलाश करने लगते हैं। रात का समय, सब हवेली के हॉल में उदास बैठे हैं। इस हवेली में तो कहीं भी लालटेन नहीं है, कहीं खजाने की बात झूठ तो नहीं है। पर दादाजी ऐसी झूठ बात क्यों लिखेंगे? बहू अगर ये बात सच होती तो ससुर जी इतनी बड़ी बात माँ जी से क्यों छुपाते? और इस हवेली में तो कहीं भी लालटेन नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये बात झूठ है, क्योंकि पुराने जमाने के लोग हमेशा अपने जीवन की जमा पूंजी को छुपा कर रखते थे। वो लोग बहुत आगे की सोचते थे। शायद दादा ससुर ने हमारे लिए वो खजाना छुपा कर रखा हो। अगर ऐसा कुछ होता तो दादी माँ को इसके बारे में कुछ तो पता होता। सब फिर से दुखी हो जाते हैं। अगले दिन माँ मैंने इस गांव के जमींदार साहब से बात की है, वो हमारी हवेली देखने के लिए आते ही होंगे। तभी वहाँ गांव का जमींदार बलराम आता है और वो अभय की पूरी पुश्तैनी हवेली को देखने लगता है। ये हवेली तो बहुत कमजोर है, इसके केवल 40,000 रुपए दे पाऊंगा मैं। मालिक 40,000 रुपए तो बहुत कम है। ये सुनकर अभय और सब काफी दुखी हो जाते हैं। ठीक है मालिक, मैं सोचकर आपको कल सवेरे जवाब देता हूँ। बेटा ये पुरानी हवेली है ना, इसलिए वो इसके इतने कम दाम बोल रहे हैं। अब जो भी है तो उन्हें ये हवेली बेच ही दे, हम बाकी के पैसों की व्यवस्था कहीं से करने की कोशिश करेंगे। आधी रात का समय, कविता पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आती है तो उसे सामने दीवार पर उसके दादा ससुर की तस्वीर दिखाई देती है। दादाजी आप देख रहे हो ना, आपके परिवार वाले कितने परेशान हैं। अगर आपने सच में कहीं खजाना छुपाया है तो हमें उस खजाने का रास्ता बता दीजिए। आपके बच्चे बहुत परेशान हैं दादाजी। तभी सामने एक काली बिल्ली आती है। ये बिल्ली कहाँ से आ गई? कहीं रसोई में रखा दूध ना पी ले। तभी कविता उस बिल्ली को भगाने के लिए उसके पीछे जाती है तो वो बिल्ली हवेली के एक बंद स्टोर रूम की खिड़की से अंदर चली जाती है। अरे
ये बिल्ली अंदर कैसे चली गई? उसे भगाना होगा यहाँ से। तभी कविता उस स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आती है तो अंदर उसके नजर सामने दीवार पर पड़ती है, जहाँ दीवार पर एक बड़ी सी लालटेन की पेंटिंग लगी हुई थी। लालटेन की पेंटिंग? कहीं दादाजी ने इस लालटेन की बात तो नहीं कही थी? तभी कविता उस तस्वीर के पास जाती है और नीचे देखती है तो वहाँ काले रंग की 4 अलग टाइल्स जमीन पर लगी हुई थी। इस पूरे कमरे में केवल यही क्यों अलग काली टाइल्स लगी हुई है? कहीं यही तो खजाना नहीं है? तभी कविता सबको यहाँ लेकर आती है। अबे जी, मुझे लगता है इसी लालटेन की तस्वीर के नीचे खजाना है। तभी अभय उन 4 काले टाइल्स को उखाड़कर वहाँ जमीन में गड्ढा करने लगता है तो उसी जमीन के अंदर एक पुराना संदूक दिखाई देता है। अब जैसे ही सब उस संदूक को खोलते हैं तो उसमें सोने, हीरे, जवाहरात, करोड़ों का खजाना वो सब था। ये सब देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इतना सारा खजाना हमें इतना सारा खजाना मिल गया। मतलब दादाजी की बात सच थी, हमें करोड़ों का खजाना मिल गया। सब इस खजाने को देखकर काफी खुश होने लगते हैं। हम तो माला माल हो गए कविता। हमें इतना सारा खजाना मिल गया, अब हम बाबा का इलाज करवा सकते हैं। तभी सब उस खजाने को लेकर बाहर आते हैं। उसके बाद अगले दिन अभय बलराम को हवेली बेचने से मना कर देता है और अपने पिता का इलाज बड़े हॉस्पिटल में करवाकर अपनी उस हवेली को तोड़कर वहाँ एक बड़ी सुंदर मजबूत हवेली बनाने लगता है और अपने परिवार के साथ वो खुशी खुशी अमीर बनकर अपना जीवन बिताता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।